नमस्कार दोस्तों, सीकर क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम टेस्ट सीरीज की ओर चल रहे थे और टेस्ट सीरीज में जो है आज हमारा जो छठवां दिन है और इस छठवें दिन में आज भी आपके लिए जो है पीछे की क्लासों की भांति एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला जो आपके सामने लेकर आए हैं। देखिएगा, लाइब्रेरी साइंस का जो भंडार है वो अथाह है, लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वही परीक्षा के लिए अधिक पूछी जाती है और वही अधिक टच होती है। इसलिए महत्वपूर्ण ये बात नहीं है कि आप कितना पढ़ते हो, महत्वपूर्ण ये है कि आप क्या पढ़ते हो और क्या पढ़ना ही यहाँ जो है महत्वपूर्ण है। यदि आपको इतना ये पता चल गया कि मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है ये तो आपको पता है, क्या पढ़ना है उसका यदि आपको पता चल गया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप आसानी से जो है अपनी मंजिल को पा लेंगे। और एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो आज हम लेके आए हैं उसका पहला प्रश्न आप देखिएगा कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र नामक पुस्तक का प्रकाशन प्रथम किसके द्वारा किया गया? प्रथम बार किसके द्वारा किया गया? यानी पुस्तकालय विज्ञान जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक है, जैसा कि मैंने बताया था कि इसकी जो रूपरेखा है ये पुस्तक डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन की है भाई। ये डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन की पुस्तक है और इस पुस्तक की जो रूपरेखा है वो डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने 1924 में तैयार की। ठीक है, इसकी रूपरेखा 1924 में ही तैयार कर दी थी और पहली बार इसका मौखिक जो वाचन किया गया था, यानी लोगों को बताया गया था कि भाई ये इस तरह मैंने जो है पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम लिखे हैं, इसका जो मौखिक वाचन है वो वाचन किया गया था 1928 में और जिस स्थान पे किया गया था वो स्थान था मीनाक्षी कॉलेज। जगह का नाम था मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई मद्रास या तमिलनाडु। ठीक है, पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन द्वारा। एस.आर. रंगानाथन, डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। इसकी रूपरेखा 1924 में बनाई, मौखिक वाचन 1928 में, मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई मद्रास तमिलनाडु में और पहली बार प्रकाशन, इसका जो पहली बार प्रकाशन जो किया गया वो किया गया कब? 1931 में। ठीक है जी, और किसके द्वारा किया गया? कि माला के द्वारा इसका पहली बार प्रकाशन किया गया, यानी मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन कि इसके द्वारा जो है इसका प्रकाशन पहली बार किया गया। कब जी? 1931 में। तो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र या पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम या 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस नामक पुस्तक का प्रकाशन प्रथम बार किसके द्वारा किया गया? तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा, यानी माला के द्वारा इसका पहली बार प्रकाशन किया गया। दूसरा देखिएगा प्रश्न, ये भी एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न है भाई। लाइब्रेरीज गेटवे टू नॉलेज, लाइब्रेरी गेटवे टू नॉलेज पुस्तकालय ज्ञान का द्वार है। लाइब्रेरी गेटवे ऑफ नॉलेज, लाइब्रेरीज गेटवे टू नॉलेज पुस्तकालय ज्ञान का द्वार है, किस प्रलेख का शीर्षक है? ठीक है, तो किस प्रलेख में ये बात कहेगी पुस्तकालय ज्ञान का द्वार है?
इसके अंदर आपको है एनकेसी यानी नेशनल नॉलेज कमीशन, इसके अलावा आरटीआई एक्ट, इसके अलावा जो है मार्टिन रिपोर्ट और एक नेपलिस रिपोर्ट। चार आपके सामने ऑप्शन है। आप बताइएगा इसका जो ये वर्ड है लाइब्रेरीज गेटवे टू नॉलेज, पुस्तकालय ज्ञान का द्वार है, ये एनकेसी यानी नेशनल नॉलेज कमीशन द्वारा जो है ये शब्द दिया गया था कि पुस्तकालय ज्ञान का द्वार है। और आपको बता दें कि जो नेशनल नॉलेज कमीशन है इसकी स्थापना जो है वर्ष 2005 में की गई थी। इसकी स्थापना जो की गई थी वो वर्ष 2005 में की गई थी। ठीक है। और इसके जो पहली बार अध्यक्ष थे वो थे सैम पित्रोदा। अध्यक्ष थे सैम पित्रोदा, ये इसके अध्यक्ष थे पहली बार। ठीक है। वर्ष 2012 में इसका विघटन कर दिया गया। ठीक है ना। और ये जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसको बनाया गया था। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा लाइब्रेरी गेटवे टू नॉलेज, पुस्तकालय ज्ञान का द्वार है, किस प्रलेख का शीर्षक था? तो ये नेशनल नॉलेज कमीशन का जो है शीर्षक था। नेशनल नॉलेज कमीशन की स्थापना वर्ष 2005 में की गई। इसके पहले अध्यक्ष सैम पित्रोदा थे। इसका विघटन 2012 में किया गया और ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इसके बारे में जो आपको ध्यान रखनी है। नंबर 3, रंगानाथन जी की जीवनी किस शीर्षक में प्रकाशित हुई? बहुत सिंपल और सीधा प्रश्न है कि रंगानाथन जी की जीवनी किस शीर्षक में प्रकाशित हुई, जीवनी बतानी है। ठीक है ना। तो एक है ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक, द लाइब्रेरियन, द ग्रेट लाइब्रेरियन, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। ये अपने पास ऑप्शन है कि डॉक्टर एसआर जो रंगानाथन है उनकी जीवनी किस शीर्षक में प्रकाशित हुई? तो डॉक्टर एसआर रंगानाथन की जो जीवनी है वो ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक नामक शीर्षक से प्रकाशित हुई। और इनकी ये बायोग्राफी लिखने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था पी.एन. कोला। पी.एन. कोला द्वारा ये लिखी गई थी। पी.एन. कोला ने इनकी बायोग्राफी लिखी थी किस नाम से? ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक के नाम से पी.एन. कोला द्वारा उनकी जीवनी लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक एवं उसके लेखक की सूचियों का मिलान करें। एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ उसके लेखक है, अपने को इनका मिलान करना है। देखिएगा पुस्तक एवं उसके लेखक की सूचियों का मिलान कीजिए। एक पुस्तक है डॉक्यूमेंटेशन, एक है इंडियन नेशनल लाइब्रेरीज, एक है इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरीशिप और एक है रेफरेंस सर्विस। ऑप्शन में अपने पास बी.एस. केशवन है, एस.आर. रंगानाथन है, ब्रैडफोर्ड है और जे.के. गेट्स है। ये अपने पास जो है ऑप्शन में है। ठीक है ना। तो पहले की बात करें डॉक्यूमेंटेशन जो पुस्तक है वो लिखी गई थी आपकी ब्रैडफोर्ड द्वारा। ये पुस्तक लिखी गई थी ब्रैडफोर्ड द्वारा, डॉक्यूमेंटेशन। अगर बात की जाए इंडियन नेशनल लाइब्रेरी, तो इंडियन नेशनल लाइब्रेरी जो है भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? बी.एस. केशवन।
इसलिए स्वाभाविक है इंडियन नेशनल लाइब्रेरी किसके द्वारा लिखी गई कि BS केशवन के द्वारा इंडियन लाइब्रेरी लिखी। फिर आता है आपका रेफरेंस सर्विस। तो रेफरेंस सर्विस जो पुस्तक है, रेफरेंस सर्विस जो पुस्तक है वो आपकी लिखी गई थी किसके द्वारा कि रेफरेंस सर्विस पुस्तक लिखी गई थी डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा। डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा रेफरेंस सर्विस पुस्तक लिखी गई थी। अब बचा क्या, इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरीशिप। और इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरीशिप जो पुस्तक है वो गेट्स के द्वारा लिखी गई थी, गेट्स के द्वारा लिखी गई थी। इस तरह जो है डॉक्यूमेंटेशन ब्रेडफोर्ड, इंडियन नेशनल लाइब्रेरी BS केशवन, इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरीशिप JK गेट्स और रेफरेंस सर्विस SR रंगनाथन। इस प्रकार हमारा जो 1 नंबर का उत्तर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो 1 नंबर का जो ऑप्शन है A में 3, B में 1, C में 4 और D में 2, ये ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, सूचियों का मिलान कीजिए। यहाँ हमें सूचियों का मिलान करना है। देखिएगा सूचियों का मिलान कीजिए। सूची है, एक तरफ दे रखा है डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन, लिटिल साइंस बिग साइंस, रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटालॉग और मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। और एरिक डे सोला प्राइज, JD ब्राउन ने, B गुहा और CA कटर, ठीक है। तो देखिएगा सबसे आसान जो आपको लगेगा वो रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटालॉग कोड है। आपको पता है रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटालॉग कोड को लिखा गया किसके द्वारा, CA कटर द्वारा। तो आपका जो है एक का हो जाएगा 4, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटालॉग कोड CA कटर, इसका मतलब C का क्या हो गया 4। अब C का 4 एक तो इसमें आपके और एक इसमें है, इन दो में नहीं है, ये नहीं है और ये भी नहीं है। फिर बात करते हैं मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। जो मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी पुस्तक है वो लिखी गई है JD ब्राउन के द्वारा, किसके द्वारा, JD ब्राउन के द्वारा। तो आपके पास हो गया D के लिए 2। अब D के लिए 2 किसमें है कि D के लिए जो 2 है वो आपके पास है, एक तो इसमें है तो ये तो अपन छोड़ चुके और एक इसमें है ये। तो आपके ऑप्शन जो है वो 1 नंबर सही हो गया। A में 3, A में 3 डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन, ये पुस्तक है वो है B गुहा, B गुहा, ठीक है जी। फिर आते हैं इसमें लिटिल साइंस एंड बिग साइंस, लिटिल साइंस और बिग साइंस एरिक डे सोला प्राइज, इसके जो लेखक है वो एरिक डे सोला प्राइज है, एरिक डे सोला प्राइज। और रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटालॉग इसके हैं वो CA कटर है। इसके कौन है भाई, इसके CA कटर है, इसके हो गए CA कटर। अब बचा मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक, और मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी है, इसके हो गए आपके, ये जो है इसके हो गए JD ब्राउन, JD ब्राउन। इस प्रकार आपका जो 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा इसका, 1 नंबर ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट 6वां प्रश्न देखिएगा 6 नंबर का, सूचना स्रोतों के सूचियों का मिलान करें। सूचना स्रोत है उनकी सूचियों का हमें मिलान करना है। हमें बताना है, एक तो बताना है हमें एक तो बताना है जियोग्राफिकल सोर्सेज है, एक आपके पास जो है बायोग्राफिकल सोर्सेज है, एक आपके पास जो है डायरेक्टरीज है निर्देशिका, और एक के पास बिब्लियोग्राफी है, ठीक है। जियोग्राफिकल बोले तो भौगोलिक स्रोत, बायोग्राफिकल
बोले तो जीवनी स्रोत, डायरेक्टरी बोले तो निर्देशिका, और बिब्लियोग्राफी बोले तो वाङ्मय सूची। ये स्रोत है, इनको आपको बताना है कौन से स्रोत कहाँ कहाँ मिलेंगे। तो देखिएगा, जो इसमें जो सबसे आसान है वो है आपका बायोग्राफिक सोर्स। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, बायोग्राफिक सोर्स जो होता है वो इंटरनेशनल हू इज हू और इंडिया हू इज हू में होता है। बायोग्राफिकल, इसका मतलब बी का हो गया आपका 3। बायोग्राफिकल सोर्सेज, द इंटरनेशनल हू इज हू। फिर आता है आपका दूसरा जियोग्राफिकल सोर्सेज। जियोग्राफिकल सोर्सेज हमेशा गजट में होता है। गजट जो होता है वो भौतिक विवरण हमें प्रदान करता है, ये गजट में हो गया। फिर आता है आपका डायरेक्टरी। डायरेक्टरी होती है वर्ड ऑफ लर्निंग। डायरेक्टरी होगी आपकी वर्ड ऑफ लर्निंग, वर्ड ऑफ लर्निंग। फिर आपका बचा एक कौन सा, एक रह गया बिब्लियोग्राफिक। तो बिब्लियोग्राफी होता है बुक इन प्रिंट, बुक इन प्रिंट। अब मिलान कर लीजिए इसका, देखिएगा ए जियोग्राफिकल, इसमें 4, नीचे वाले 2 में 4 है, इसका मतलब ये 2 तो नहीं है। अब बात करते हैं बिब्लियोग्राफिक सोर्सेज। बिब्लियोग्राफिक सोर्सेज में 3 है, और 3 आपकी किसमें है, इसमें 3 है, इसका मतलब 3 नंबर सही है। पहले का ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ठीक है ना। तो जियोग्राफिकल सोर्सेज गजट में मिलेंगे, बायोग्राफिकल सोर्सेज हैं वो द इंटरनेशनल हू में मिलेंगे, और डायरेक्टरीज है वो वर्ड ऑफ लर्निंग को कहा जाता है, और बिब्लियोग्राफी जो है वो आपको बुक्स इन प्रिंट में प्रदान होगी, बुक्स इन प्रिंट में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, सूचियों का मिलान कीजिए। हमें सूचियों का मिलान करना है, और देखिएगा सूची है, सॉफ्टवेयर दे रखे हैं। सॉफ्टवेयरों में आपके सामने कोहा है, संजय है, ग्रीन स्टोन है और सोल है। कोई भी एग्जाम हो सॉफ्टवेयर का 1% जरूर आता है, और यहाँ से भी आएगा, ये बात आप महत्वपूर्ण ध्यान रखेंगे। तो देखिएगा, एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है कोहा, एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है कोहा। ये जो कोहा सॉफ्टवेयर है, इसको कार्टोपिया कम्युनिकेशन न्यूजीलैंड द्वारा, कार्टोपिया कम्युनिकेशन न्यूजीलैंड द्वारा 1999 में बनाया गया। आगे हम इसको विस्तृत भी पढ़ेंगे कोहा सॉफ्टवेयर को, कि कार्टोपिया कम्युनिकेशन न्यूजीलैंड द्वारा इसको जो है वर्ष 1999 में बनाया गया था। दूसरी बात करें हम संजय की, तो संजय सॉफ्टवेयर है उसको डेसीडॉक ने बनाया है। संजय सॉफ्टवेयर है उसको डेसीडॉक द्वारा बनाया गया है। अब बात करें ग्रीन स्टोन की, तो ग्रीन स्टोन है वो डिजिटल पुस्तकालयों का सॉफ्टवेयर है, और ग्रीन स्टोन मुक्त सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। और ग्रीन स्टोन जो सॉफ्टवेयर है उसको न्यूजीलैंड डिजिटल प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था, न्यूजीलैंड डिजिटल प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था। इसका मतलब इसमें आपका जो है 2 नंबर होगा, न्यूजीलैंड डिजिटल प्रोजेक्ट के द्वारा इस सॉफ्टवेयर को बनाया गया था। अब बचा कौन सा, फिर बचा सोल। सोल का पूरा नाम होता है, आपके सोल का पूरा नाम है सॉफ्टवेयर फॉर सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी लाइव। सोल का पूरा नाम होता है सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, जो वर्ष 2000 में इन्फ्लूनेट द्वारा बनाया गया। इन्फ्लूनेट द्वारा बनाया गया। इसका मतलब ये जो सोल है ये आपका किससे जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा इन्फ्लूनेट से। सोल जुड़ गया इन्फ्लूनेट से। अब आप देख लीजिए, कोहा सॉफ्टवेयर किसने बनाया? कार्टोपिया कम्युनिकेशन, न्यूजीलैंड में। कोहा सॉफ्टवेयर किसने बनाया? कार्टोपिया कम्युनिकेशन, न्यूजीलैंड में। संजय सॉफ्टवेयर किसने बनाया? तो डेसी डोक ने। डेसी डोक ने, ये भारत का जो है रक्षा पुस्तकालय है, ठीक है। फिर ग्रीन स्टोन, इसको एक प्रोजेक्ट के तहत न्यूजीलैंड में डिजिटल के बनाया गया था, तो न्यूजीलैंड डिजिटल प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया गया था। और सोल को बनाया गया था इन्फ्लूनेट अहमदाबाद को द्वारा। इन्फ्लूनेट अहमदाबाद के द्वारा सोल सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को बनाया गया वर्ष 2000 में। और ये जो है पेबल सॉफ्टवेयर है और भारत के बहुत से पुस्तकालयों में इसका प्रयोग किया जाता है। विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए यह महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जो ए है उसका बना हमारा कितना? 4। तो 1 का 4 नंबर, इसका मतलब हमारा ऑप्शन 4 नंबर सही है। ऑप्शन 4 नंबर सही है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न नंबर 8, सूचियों का मिलान कीजिए। ये भी मिलान का ही प्रश्न है भाई। सूचियों का मिलान कीजिए 8 नंबर में। और ये वर्गीकरण जो पद्धतियां होती है उनकी विशेषताओं को लिया है। इमरेटिव स्कीम, ऑलमोस्ट इमरेटिव स्कीम, उसके अलावा फैक्ट और ऑलमोस्ट फैक्ट, ये एक तरफ दिए हैं। कौन सी पद्धति? डीडीसी, एलसीसी, यूडीसी और सीसी, ये अलग अलग दे रखी हैं। तो देखिएगा कि जो इमरेटिव स्कीम है वो है आपकी कौन सी? इमरेटिव स्कीम है आपकी एलसीसी। तो यहां तो आ गया आपका एलसीसी। फिर आ गया आपका 2 नंबर ऑलमोस्ट इमरेटिव स्कीम। इसमें आपका हो गया कौन सा? इसमें हो गया आपका डीडीसी, लगभग परिगणनात्मक। तो इसमें हो गया आपका डीडीसी। फिर आपके सामने है फैक्टेड, पक्षात्मक, और पक्षात्मक में आपके पास आ गई सीसी। और फिर बचा ऑलमोस्ट फैक्ट, तो ये हो गई आपकी लगभग पक्षात्मक, ये हो गई आपकी यूडीसी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इमरेटिव स्कीम की कौन सी पद्धति है, तो पूछे कि परिगणनात्मक स्कीम, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, एलसीसी। ऑलमोस्ट इमरेटिव स्कीम, तो इसके लिए आप बता सकते हैं डीडीसी, यानी लगभग जो है परिगणनात्मक पद्धति है वो डीडीसी है। पक्षात्मक फैक्टेड वो सीसी है। फैक्टिव पूर्ण पक्षात्मक और पक्षात्मक दोनों में आती है, ये आपकी सीसी कोलन क्लासिफिकेशन। और ऑलमोस्ट फैक्ट में आती है यूडीसी, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये 1905 में आई थी, ये 1933 में आई थी, और डीडीसी 1876 में आई थी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में आता है। नेक्स्ट देखिएगा, सूचियों का मिलान करें। यहाँ कुछ संस्थाएं दी गई हैं और उन संस्थाओं की स्थापना दी गई है कि कौन सी संस्था की स्थापना कब कब हुई है। एक एस्लिब है आपके सामने, एक इफला है, एक फीड है और एक सिलिप है। सबसे नया है वो सिलिप है, ये वर्ष 2002 में बना है, ठीक है ना। तो एक तरफ वर्ष दिए हैं 1927, 2002, 1895 और 1924।
तो जो ये स्लिप है, ये स्लिप तो बना था आपका 2002 में, 2002 में। जो फीड बना है आपका, फीड ये बना है 1895। जो इफला बना है ये बना है 1927 में, और एस्लिप बना है वो बना है 1924 में। अब आप मिलान कर लीजिए इसका। एस्लिप 1924 यानी एक का जो है 4 नंबर, एक का 4। बी इफला 1927 यानी 1 नंबर। सी ये 3 नंबर आपका सही होगा। आपसे पूछे एस्लिप, तो एस्लिप 1924 में, एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, इफला इंटरनेशनल फाउंडेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन, एक फीड 1895 में हेनरी ला फाउंटेन और पोर्ट ओटलेट द्वारा, और एक स्लिप वर्ष 2002 में। ठीक है ना। तो ये संस्था, और कई बार इनके बारे में जो जानकारी आपसे परीक्षा में ली जा सकती है, किसी भी संगठन को पूछा जा सकता है। एस्लिप 1924, इफला 1927, फीड 1895 और स्लिप वर्ष 2002। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा अगला प्रश्न, सूचियों का मिलान कीजिए। ये जो है कुछ प्रोटोकॉल से संबंधित प्रश्न है जिनको आपको ध्यान रखना है। आपके सामने है जेड 39.50, परीक्षा में कई बार आ चुका है। तो देखिए जेड 39.50 है वो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल स्टैंडर्ड है। क्या है? इंफॉर्मेशन रिट्रीवल स्टैंडर्ड है जेड 39.50, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल स्टैंडर्ड। जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को काम में लेते हैं तो हम इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के द्वारा इसका जो है प्रयोग करते हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट देखिएगा ISO 9000, ये क्वालिटी रिलेटेड स्टैंडर्ड है। ISO 9000 ये क्वालिटी रिलेटेड स्टैंडर्ड है। फिर बात करते हैं ISO 2709, ISO 2709 और ISO 2709 जो है वो बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड स्ट्रक्चर है। क्या है? बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड स्ट्रक्चर। अब बचा आपका ISBD। तो ये क्या करता है? ISBD इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन, तो अर्थात डिस्क्रिप्शन का काम करता है। ये जो है डिस्क्रिप्शन का काम करता है। ISBD वर्ष 1969 में पहली बार आया था, 1969 में। फिर इसके MGS कई जो है फॉर्माए हैं। अर्थात यहाँ जो हम देखेंगे तो इसके लिए आपको जो है ISBD है, इसको आप जोड़ दीजिए किससे? स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन डिस्क्रिप्शन। अब मिलान कर लीजिए। जेड 39.50 क्या है? जेड 39.50 है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल स्टैंडर्ड, यानी MA3 ये। फिर आता है आपका ISO 9000। जैसा कि मैंने बताया ISO 9000 है वो क्वालिटी रिलेटेड स्टैंडर्ड है, क्वालिटी रिलेटेड स्टैंडर्ड है, और यहाँ हो गया 4। फिर करते हैं ISO 2709, ये बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड स्ट्रक्चर है, बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड स्ट्रक्चर है, इसका मतलब यहाँ 2। और ISBD इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी यानी वांग्मय सूची डिस्क्रिप्शन, विवरण, विवरण को बताता है ISBD। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन, और इसमें हो गया 1 नंबर। इस प्रकार आपका जो है ये पहला प्रश्न ये सही है। और कई बार जो है नेट में आपकी जो है KVS में, NVS जैसी परीक्षाओं में ये प्रश्न पहुंचे जाते हैं और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है ना। तो इनको आप अच्छे से देखना है और याद करना है। फिर मिलेंगे अगली जो है पार्ट में टेस्ट सीरीज के। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।